वेलकम टू ऑलवेज राइज। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इग्नू की पीएचडी का 2020 का सॉल्व पेपर जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का डिस्कस करेंगे बिकॉज इट आल्सो कंसिस्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल साइंस। तो जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू शुड नो कि बाकी जो पेपर है जैसे कि जो हमारे अलाइड सब्जेक्ट हैं जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे जो है उसमें जो है कैसे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। बिकॉज अगर सेम क्वेश्चंस नहीं तो सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके 2021 के एंट्रेंस में आ सकते हैं। और जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं पीएचडी के लिए, उनके लिए तो ये मस्ट है ही बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट पेपर विच वाज डन। ठीक है, इन एमसीक्यूज 2019 तक तो आपका एमसीक्यूज था नहीं। ठीक है, 2019 तक आई थिंक आपका सब्जेक्टिव ही था, या फिर 2018 तक जो भी है। इसमें हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस का होता है बट वी विल डू इट इजी इजी क्योंकि हमें क्वेश्चंस को याद भी रखना है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनलॉक 20 जो कि आपका 31 जनवरी तक था, उसको जो है आज तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 2 फेब तक। यानी अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है इस कोड को यूज करते हुए लेते हैं साकरीन एनटीए, तो आपको 10% का नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है प्लस या इकोनॉमिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको यही कोड यूज करना है, साकरीन एनटीए। दिस इज साकरीन एनटीए। ओके, सो ये जो है आज रात को 12 बजे तक है। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की सीरीज जो है ज्योग्राफी के लिए, ये आपकी साकरीन मैम कराती हैं रात को 9 बजे। तो वहां पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आप नए स्टूडेंट हो, जो इनकी क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो आप जो है नए स्टूडेंट हो, अगर आप इनकी क्लास में एनरोल होना चाहते हो तब भी आपको यही कोड यूज करना है, साकरीन एनटीए। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। कौन सा जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं है? इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, सॉरी इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनायर मेथड या फिर हिस्टोरिकल बुक्स। तो इसमें से कौन सा जो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑब्जर्वेशन मेथड। बिकॉज फ्रॉम दीज थिंग्स यू आर डायरेक्टली टेकिंग द डेटा, और उसके बाद से जो है मतलब ये एक तरीके से प्राइमरी तरीके से आप कर रहे हो, किसी सेकेंड उससे नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके थॉट्स को डायरेक्टली ले रहे हो। क्वेश्चनायर मेथड भी यूज कर रहे हो तब भी आप डायरेक्टली ले रहे हो। हिस्टोरिकल बुक्स चूंकि वो हिस्टोरिकल है, आर्काइव्स में है, तो वही आपका प्राइमरी सोर्स बन जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो सोर्सेस है, ठीक है, वो भी आपके प्राइमरी सोर्स में आते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन बिकम्स सेकेंडरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन समरी पार्ट ऑफ द रिसर्च। जो आप समरी पार्ट ऑफ द रिसर्च है उसमें कौन सी चीज जो है इंक्लूड नहीं की जाती है? रिसर्च प्रॉब्लम इन ब्रीफ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी एरिया, मेजर कंक्लूजन। तो यहाँ पर बहुत लोग रिसर्च प्रॉब्लम इन ब्रीफ कर देते हैं, बट इफ यू विल सी द सोर्सेस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी एरिया। ये जो है आपका समरी पार्ट ऑफ रिसर्च में नहीं आता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज पिछली बार आपसे क्या पूछा गया था, एपीए का फुल फॉर्म पूछा गया था। आज आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बिब्लियोग्राफी स्टाइल। जो आप लोग रेफरेंसेस वगैरह लिखते हो ना, तो इसमें कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन जिसको एपीए भी बोलते हैं, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल, या फिर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, या फिर शिकागो स्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल, अदरवाइज दीज आर कंसिडर्ड एज द मेजर बिब्लियोग्राफी स्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग। कौन सा जो है इसमें से रैंडम सैम्पलिंग है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
इससे पूछा गया कि कौन सा आपका रैंडम सैम्पलिंग है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दिस विल बिकम योर कोटा सैम्पलिंग बिकॉज दिस इज, इट शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following which one of the following data collection helps in collecting supplementary information about the informant's personal characteristics। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है डेटा कलेक्शन का जो कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, क्वेश्चनआयर या फिर आपका कंटेंट एनालिसिस। सो सी यहाँ पर जो है आई कुड नॉट फाइंड द सोर्स कि कौन सा जो सोर्स होगा जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेंट के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या करते हो, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, सो बट देर इज नो प्रॉपर सोर्स, तो आई विल नॉट बी गिविंग द प्रॉपर या फिर ऐसे बोल सकते हो कंक्लूसिव आंसर। इफ यू नो द आंसर देन डू लेट मी नो। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका नहीं पता होता है या फिर सोर्स नहीं मिल पाता है, तो फिर वी कुड नॉट डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल विलिंगनेस टू रिपोर्ट। कौन सा ऐसा मेथड है डेटा कलेक्शन में जो कि आपके पीपल्स के विलिंगनेस टू रिपोर्ट के इंडिपेंडेंट है, मतलब लोग चाहें तो अपना मतलब उनकी विलिंगनेस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या फिर क्वेश्चनर। तो इंटरव्यू में, प्रोजेक्टिव टेक्निक में और क्वेश्चनर में जो रिस्पोंडेंट होता है उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, तभी जो है आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप उससे डायरेक्टली एक तरीके से क्या कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, select the correct procedure, just give me a second। हाँ, select arrange the following statement depicting questionnaire construction in procedure इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। यानी जो आप क्वेश्चनर बनाते हो तो कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। जब आप लोग पीएचडी में जाओगे, रिसर्च करोगे, तो आपको क्वेश्चनर करना पड़ेगा। तो इसमें जो है कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले सेलेक्टिंग द क्वेश्चन टाइप एंड डिसाइड ऑन द क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यस, दिस शुड बी द फर्स्ट। ऑर्गेनाइज द क्वेश्चन इनटू लॉजिकल ऑर्डर। सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट wording for each question and pre-test the questionnaire and revise if necessary। pre-test the questionnaire मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हुए, उन सब लोगों को या फिर जो लोग भी रिसर्च में हैं उनको आप क्वेश्चनर भेजते हो और यू टेक देयर सजेशन और उसके बाद से रिवाइज भी कर सकते हो। तो दिस शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज ए बी सी एंड डी। एक और सीक्वेंस जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे तो वो होना चाहिए था ए सी बी एंड डी। हाउएवर ये आपको कहीं भी सीक्वेंस मिलेगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये है ए सी बी एंड डी। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए बी सी एंड डी। इस पे थोड़ा सा डाउट है तो यू कैन चेक दैट फ्रॉम द राइट सोर्सेस। इट वाज ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च मेथड। कौन सा इसमें से रिसर्च मेथड नहीं है। ऑब्जर्वेशन, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल या फिर सर्वे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च मेथड, इट इज अ फिलोसफिकल, जो है आपका रिसर्च मेथड में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन सा जो है आपका साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। इट इज एथिकल, इट इज क्यूमुलेटिव, इट इज थियोरेटिकल या फिर इट इज एम्पेरिकल। तो यहाँ पर जो है दो आंसर्स में डाउट है, क्यूमुलेटिव या फिर थियोरेटिकल। हाउएवर थियोरेटिकल शुड बी द राइट आंसर इफ यू वी गो बाय दिस, बट इट कैन चेंज ऑल्सो। सो theoretical should be the right answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स। अब यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। तो इसको जो है आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रॉपर सोर्स नहीं है किसी का तो उस आंसर को एक बार आपको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इफ यू आर डूइंग 100 क्वेश्चन तो एक दो में आपका एरर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द सैम्पलिंग एरर। कौन सा जो है आपके सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन या फिर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन सैंपल साइज। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर देते हो तो वो आपके सैम्पलिंग एरर को क्या करेगा, डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिमम सैंपल इज वन विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ। एक ऑप्टिमम सैंपल जो है कौन सा होता है, किसकी, जब उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, जो कि इंडिफिटेडनेस, नॉन रिप्रेजेंटिवनेस, रिलायबिलिटी, इनएफिशिएंसी। तो इन्हीं सब का अगर आप अपोजिट कर देते तो ये सारे के सारे जो है आपके ऑप्टिमम सैंपल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, अगर इसका अपोजिट हो जाए तो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस, एफिशिएंसी वगैरह हो जाए। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से सबका सोर्स पता है ना। When the universe is heterogeneous and too large, the best sampling method which can be adopted is multi-stage sampling, random sampling, stratified sampling, या फिर question does not provide sufficient data and is vague। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा stratified sampling। Next question, in the process of conducting a research, formulation of hypothesis is followed by। अगर आप कोई भी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप हाइपोथेसिस लिखते हो, ठीक है। तो उस हाइपोथेसिस के बाद से कौन कौन सी चीजें जो है फॉलो करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसका वो भी दिया है, नहीं, तो सिर्फ इतना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, ठीक है। जैसे ही आपने हाइपोथेसिस बनाया देन यू विल गो फॉर कि आप कौन से टूल्स को यूज करोगे, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ objectives, collection of data, and then analysis of data। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत सारे इससे क्या किए गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये हो जाएगा इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। चार टाइप की जो होती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इस चीज को याद में रखना है आपको। कौन कौन सी है, एक हो गया आपका सिंपल रैंडम, सॉरी फॉर द राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग ऐसी आती है हमारी, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। These are considered as probability sampling। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चारों को आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैम्पलिंग फ्रेम इज। सैम्पलिंग फ्रेम जो है किसको बोलते हैं, अ समरी ऑफ वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग अ सर्वे, अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल विल बी सिलेक्टेड, एन आउटलाइन व्यू ऑफ द मेन क्लस्टर ऑफ यूनिट्स ऑफ सैंपल विच इज क्रिएटेड। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना तो पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा। तो एक जो है सैंपल फ्रेम क्या होता है, तो सैंपल फ्रेम होता है कि सारी यूनिट्स का एक लिस्ट, ठीक है, जिसमें जो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका पूरा लिस्ट जहां से आप सैंपल को कलेक्ट करोगे, तो ये आपका हो जाता है क्या, सैंपलिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड सैंपल। कौन सा जो है गुड सैंपल का फीचर नहीं है। सैंपल शुड बी मेजरेबल, सैंपल शुड बी रिलायबल, सैंपल शुड बी बिग इन साइज, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का रिप्रेजेंट करने के लिए वो होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। सैंपल इफ अगर
अगर वो मेजरेबल है तभी तो वो गुड सैंपल है। वो रिलायबल भी होना चाहिए, थोड़ा बिग भी होना चाहिए। अगर बहुत ही आप स्मॉल ग्रुप से ले रहे हो तो फिर जो है उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बिग भी होना चाहिए। बट पूरे यूनिवर्स का वो रिप्रेजेंटेटिव हो ये जरूरी नहीं है। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अभी हम लोगों ने किया था ना कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप थे, कौन कौन से थे। सिंपल रैंडम थी। सबसे पहले आप देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे सिंपल का ऑप्शन नहीं दिया है। तो सेकंड क्या थी, सिस्टमैटिक थी। सिस्टमैटिक किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। ओके, देन क्या था, हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड किया था। स्ट्रेटिफाइड कहीं पे है, नहीं है। देन आपका आया था करके क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक यहाँ भी और क्लस्टर, तो ये आपका हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया नॉट द टाइप, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट द टाइप पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ गया आपका, सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज एंड जजमेंट सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें सारे ही आपके क्या हैं। वैसे तो ये सब भी नहीं आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और भी होते हैं, बट इट शुड बी, जजमेंट नहीं आता है, मल्टी स्टेज भी नहीं आता है, सिस्टमैटिक तो आता है आपका। वैसे तो ये जो है आई थिंक ऑफिशियल एक बार देखना पड़ेगा इसका क्या होगा। क्लस्टर आता है, सिस्टमैटिक आता है, इन दोनों में दो हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक है, लेकिन इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यही होगा, सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज एंड जजमेंट। आई थिंक इस क्वेश्चन को इन्होंने ही ड्रॉप कर दिया हो गया, ऑप्शन ही गलत इन्होंने दिए हैं, ठीक है, ड्रॉप्ड होगा आई थिंक, ये मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चनर मेथड। कौन सा जो है क्वेश्चनर मेथड का लिमिटेशन नहीं है। अनसुटेबल फॉर डीपर स्टडी, लेस एक्सपेंसिव, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपसे लिमिटेशन पूछा जाता तो ये हो जाता अनसुटेबल फॉर डीपर स्टडी, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स एंड लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज इट इज नॉट द लिमिटेशन। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चनर का जो है आपका एक्सपेंसिव ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो इन लोगों ने इस ऑप्शन को भी सही से फ्रेम नहीं किया है। नॉट अ लिमिटेशन पूछा है, सो अनसुटेबल फॉर डीपर स्टडी होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, जो रिस्पॉन्स आता है दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट, या फिर लोग जो है उस तरीके से रिस्पॉन्स ना करें, या फिर रिस्पॉन्स देना ही ना चाहे। अब लेकिन ये वाला अगर ऑप्शन देखोगे, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर यही होना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था मोर पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, अच्छा सही है, सही है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, या फिर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ओके ओके, पॉसिबिलिटी है, आई थॉट प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट करेक्ट है ना इसका। सॉरी फॉर द मेस, 2-3 क्वेश्चंस में हो गया, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो लोग भी कर रहे हैं ना, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो सबसे पहले आप करते हो प्रॉब्लम को सेलेक्ट, सेकंड करते हो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन, थर्ड करते हो कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड लास्ट करते हो आप लोग जनरलाइजेशन। अगर आप बाकी ऑप्शन में देखोगे तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ गया, सो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ यहीं से देख लो ना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, ये वैसे भी गलत हो जाते हैं। अगर आप थर्ड देखोगे तो इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स और उसके बाद से हाइपोथेसिस होना चाहिए ना, हाइपोथेसिस शुड कम हियर, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन की बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक। कौन सा जो है रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया नहीं है।
रेलेवेंस, यूटिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी या फिर एथिकल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये है आपका नॉन फिजिबिलिटी। ठीक है, तो सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक, इसके सारे मेथड के साथ साथ, ठीक है, क्राइटेरियाज के साथ साथ आपको टाइप्स भी सब पता होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ से आई होप आपके जो 2021 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, या 2021 टू 2022, तो उसके लिए आपको हेल्प हुई हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है एज मच एज पॉसिबल, लाइक करना है, सो दैट कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करने का, एंड सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट करना है फॉर एनीथिंग। एंड नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो वर्ड सिस्टम थियरी पे होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, so we will move to word system theory. Thank you, take care, all the best.